नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश खबर में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। जब मुद्दे बड़े हों, डेडलॉक में फंसे हों, तो रिश्तों पर जमी बर्फ को पिघलाने के लिए छोटी शुरुआत भी बहुत मायने रखती है। भारत चीन सीमा विवाद पर भी एक ऐसी ही शुरुआत हुई है। एलएसी पर पेट्रोलिंग समझौते को हरी झंडी दिखाई गई है। लेकिन क्या ड्रैगन पर भरोसा इस नए कदम के बाद बन पाएगा? क्या चीन ने सचमुच में सही मन से नई शुरुआत के लिए एक नए कदम के साथ ये फैसला लिया है? इसी पर करेंगे आज चर्चा। जी हां, रूस की धरती और ब्रिक्स समिट मौका खास है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात पर सबकी नजरें हैं। दोनों देशों के जो नेता हैं वो वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर पेट्रोलिंग के एक समझौते को लेकर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय वार्ता कर सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की कजान यात्रा से ठीक पहले दोनों देशों के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर सैनिकों की वापसी और पेट्रोलिंग को लेकर एक समझौते पर पहुंच चुके हैं। इस समझौते में डेप्सांग और डेमचोक भी शामिल है। ऐसे में साल 2022 से पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच चल रहा जो बॉर्डर टेंशन है, जो एक सीमा विवाद है, क्या वो अब खत्म हो रहा है? ब्रिक्स सम्मेलन से पहले चीन ने पेट्रोलिंग समझौते पर जो हामी भरी है, जो पुष्टि की है, उससे अब क्या स्थितियां होंगी और इसे किस तरह से देखा जाए? क्या है इसके मायने? क्या भविष्य में और बेहतर संबंध हो सकते हैं? इसी पर करेंगे खास चर्चा। लेकिन सबसे पहले समझौते पर भारतीय सेना प्रमुख और विदेशी मामलों के जानकारों के क्या रिएक्शंस आए हैं, क्या कुछ कहा गया है, जरा वो सुन लेते हैं। As far as we are concerned, we were looking at that we want to go back to the status quo of April 2020. Point number one. Thereafter, we will be looking at disengagement, de-escalation, normal management of line of actual control. And this normal management of line actual control will not just stop there. There are phases in that also. So this what I am saying, it has been our stance from April 20 itself when General Y.K. Joshi was the army commander, and even today that remains the same way. So as of now, what has happened? We are trying to restore the trust. How the trust will get restored? It will get restored once we are able to see each other. And we are able to convince each other, look, the buffer zones which are there, which have been created, we are not creeping. And both have to reassure each other. Petroling gives you that kind of advantage. So that's what is something which is commencing. And as we restore the trust, the other stages will also follow through soon. भारत और चीन के बीच में जो स्थिति थी ईस्टर्न लद्दाख में, उसका कुछ हल हो गया है। एलएसी पे पेट्रोलिंग कैसे होगी, इसके बारे में कोई एग्रीमेंट हुई है भारत और चीन के बीच में। और विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने ये भी कहा है कि प्री गालवान सिचुएशन अब वहाँ पे हो जाएगी। तो अगर ये सब सच्चाई है तो मैं तो समझता हूँ कि ये अच्छी बात है। भारत सरकार को की प्रशंसा करनी चाहिए कि 4.5 साल के लिए डट के रहे हैं अपने वक्तव्य पे। और मैं कहूँगा कि ये भारत और चीन रिश्तों के लिए एक अच्छी शुरुआत है, उसको फिर से सुदृढ़ करने के लिए। तो एक नई शुरुआत हो चुकी है और इसके मायने क्या हैं, इसे समझने के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कर्नल रोहित देव, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा लग रहा है आपसे पहली बार किसी शायद तनाव की नहीं, थोड़ी गर्मजोशी वाली बात पर चर्चा करते हुए। आमतौर पे भारत और चीन की जब बात आती है तो हमेशा टेंशन और तमाम विवाद की ही चर्चाएं ज़्यादा होती हैं। हमें
मैं एकदम आम दर्शक के जरा नजरिए से समझना चाहता हूं कर्नल कि कैसे देखा जाए इसे, क्या है इस नई शुरुआत के, नई पहल के मायने, क्योंकि ऑफिशियली दोनों देशों ने इसको पूरी तरह से स्वीकारा, इस पे पुष्टि की है, मुहर लगाई है, तो जरा हमें समझाएं कि इसे किस नजरिए से देखा जाए। प्रशांत जी, पहले तो धन्यवाद आपके शो पे आमंत्रित करने के लिए। मैं एक वर्ड रखता हूं जो हमारे चीफ ने आज बोला यूएसआई के इवेंट पे, वो है ट्रस्ट। जो ट्रस्ट का फैक्टर है, पहले मैं मिलिट्री जो फैक्टर है वो क्लियर कर दूं कि पिछले कुछ 4 सालों से गलवान के बाद खास तौर पे, और उससे पहले अगर आपके दर्शक अपनी दिशा ले जाएं, डोकलाम के समय से हमारी जो अनबन शुरू हुई थी चीन के साथ, चाहे हमने अपने दोस्त भूटान के लिए एक स्टैंड लिया उस टाइम पर, या गलवान में जो हमने किया प्रोएक्टिवली, एक्टिवली, रिएक्शनरी वे में, वो जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए था, जो हमारे मिलिट्री इंटरेस्ट के था, हमने किया। उससे जो डिस्ट्रस्ट पैदा हुआ, उसका जो खामियाजा हुआ दोनों साइड में, मैं सिर्फ मिलिट्री बैटल या कैजुअलिटी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं जिस तरह से हम दूर हटे। उससे पहले आपने देखा किस तरह से शी जिनपिंग और हमारे प्रधानमंत्री किस तरह से एक स्थिरता लाना चाहते थे हमारे रिलेशन में, जो कि पीस, प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ मार्गदर्शन कर रहे थे। बट उसपे एक बहुत ही बड़ा दाग लगा इन 2-3 इंसिडेंट की वजह से। और मैं कहूंगा कि भारत खरा उतरा, उसकी मिलिट्री खरी उतरी, जहां तक कि सवाल है हमारे इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने का। जो दूसरा एंगल है, जो ये जो अनाउंसमेंट हुई है पेट्रोलिंग की, चीफ साहब ने भी कहा और हमारे माननीय मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने भी कहा कि ये डिस्कलेशन की तरफ लेके जाएगा सिचुएशन को। वो मिलिट्री पहलू है। तो जैसे जैसे आप पेट्रोलिंग करेंगे, आपका ट्रस्ट फैक्टर बढ़ेगा। और मैं चाहता हूं कि जो हमारी जो एग्रीमेंट है एलएसी की, जिसके ऊपर की नो यूज ऑफ वेपन सिस्टम्स, वो सब हैं, वो सब बरकरार रहेंगे और पेट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। जो दूसरा एंगल इस ट्रस्ट का है, वो बहुत जरूरी है। ये ट्रस्ट क्यों चाहिए? ये ट्रस्ट चाहिए हमारे देश को, क्योंकि जो हमारी इकोनॉमिक लेवरेज है, जो हमारी जियोपॉलिटिकल लेवरेज है, उसको हमारा देश कायम रखना चाहता है और उसको और दृढ़ करना चाहता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये हमारे प्रधानमंत्री की पिछले 1 महीने में दूसरी रूसी यात्रा है, किस तरह से इसका जियोपॉलिटिकली इम्पैक्ट पड़ता है, जहां पर फाइव आईज एंड कुछ एलिमेंट्स जो हैं G7 के, वो हमको किस नजरिए से देख रहे हैं। वहां का जो ट्रस्ट डेफिसिट अभी भी कायम है, उसको एक बैलेंसिंग एक्ट करने के लिए और उसको ये यकीन करने के लिए कि जो हमारी इन्फ्लेशन रेट है, इकोनॉमिक जो रेट है, जो हमारी ग्रोथ की, जो हमारे जो सपने हैं, जो हमारे सेमीकंडक्टर या आप बाकी पोर्टफोलियो देखें, उस तरफ अगर अपना आप ध्यान ले जाएं, तो बहुत अहम है कि भारत अपने कार्ड्स, जो भी ताश के पत्ते होते हैं, अपने समक्ष रखे और उसको ऐसे खेले कि जो हमारे जियोपॉलिटिकल नेशनल इंटरेस्ट में हो। तो उसको मानते हुए अगर आप देखें ब्रिक्स किस तरह से जा रहा है, किस तरह से यूएस डॉलर्स के खिलाफ एक मुहिम है, किस तरह से रशिया में कितनी करेंसीज एक्सेप्ट हो रही हैं, किस तरह से भारत अपने रुपए की जो कीमत है, उसकी जो लागत है वो लगा रहा है अपने दोस्त देशों के साथ, और कैसे ट्रेड होगा, किस तरह से वो करेंसी एक्सचेंज बार्टर होगा। अगर आप इस पूरे को मूल रूप से देखें, तो आप समझेंगे कि भारत क्या करना चाह रहा है। आज प्रेसिडेंट पुतिन के साथ हमारी वार्तालाप हुई, हमारे प्रधानमंत्री की डेलीगेशन की। आपने वो भी सुना होगा कुछ समय पहले कि वो जो दिशा है, वो दिशा भी एक भारत का जियोपॉलिटिकल जो रोल प्ले है, जिसका सामर्थ्य यूएस भी करता है, जिसका सामर्थ्य यूक्रेन भी करता है, जिसका सामर्थ्य रशिया भी करता है। तो मैं समझता हूं कि एक अहम जियोपॉलिटिकल लीडर, एक अहम मार्केट प्लेस और एक अहम इकोनॉमिक जो जो हम स्वरूप ले रहे हैं, उसमें हम ये नहीं नकार सकते आज कि हम किस तरह की प्रवृत्ति रखेंगे चीन के साथ मिलिटरीली, इकोनॉमिकली, ट्रेड वाइज। तो मैं समझता हूं कि ये जो एक हर्डल था, ये जो एक रोड ब्लॉक था, और ये जो एक हमने एक 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 स्टॉपेज लगा रखा था अपने रिलेशनशिप में, उसको तोड़ने का ये एक चाबी का हिस्सा है। दरवाजा खुला है इस काम को करने से, पेट्रोलिंग को सहमति देने से दोनों साइड। और आपने देखा है किस तरह से ये बैक चैनल्स के थ्रू, डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू, या किस तरह से इसकी अनाउंसमेंट हुई है, जो कोइंसाइड कर रही है ब्रिक्स समिट के साथ,
वो दरवाजे को खोलने के बाद किस तरह से प्रेसिडेंट जी और हमारे प्रधानमंत्री कुछ वार्तालाप कर पाए और आगे ले चले। जो वो पड़ाव था जहां पर हम एक दूसरे को आगे ले जाने के साथ साथ चलने की बात कर रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे पूरा ट्रस्ट या मिसट्रस्ट अहम बात आपने कही है। वो रहेगा, अहम बात आपने कही है और ये शायद हमें समझना होगा। लेकिन कर्नल रोहित, एक चीज मैं समझना चाहता हूं कि आमतौर पर जब इस तरह की स्थितियां आती हैं तो किस तरह से चीजें, मतलब हम जानते हैं कि ये एक ऐसी चीज है कि जिसमें हम बहुत चमत्कारिक रूप से और रातों रात सब कुछ बहुत बेहतर हो जाए, इसकी उम्मीद हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन किस किस स्तर पे फिर चीजें बेहतर होना शुरू होती हैं? और खासतौर पे अगर हम सेना की बात करें, हम जानते हैं कि फ्रंट पे हम शायद दिल्ली में, मुंबई में, खबरों में उस टेंशन को चाहे जिस लेवल पे भी देखें, लेकिन प्रैक्टिकली तो दोनों फ्रंट पे दोनों देशों की जो सेनाएं हैं उनके लिए बहुत सारा चैलेंज होता है। उनको इन फैसलों के आधार पे अपनी मूवमेंट, अपना रिएक्शन सब कुछ देना होता है। तो जरा इस लिहाज से भी बताएं कि इसे कैसे देखा जाए। तो दो पहलू आपने उठाए हैं। तो पहले मैं सेना की बात करता हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को यह बोलना चाहता हूं कि जियोपॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली जो हमारे अंदरूनी मामले चलते रहते हैं, उसका बहुत ही कम असर पड़ता है एक सोल्जर पे, एक सेना पे, क्योंकि उसकी जो टास्किंग है, उसके जो स्वरूप है बॉर्डर का नियंत्रण करना और उस पे कोई इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठ ना होने देना और अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बनाए रखना, वो सबसे अहम है। तो चाहे वो चीफ हो, चाहे वो कोर कमांडर, आर्मी कमांडर हो, चाहे वो नीचे के सैनिक हो, वो आप एक निश्चित रूप से चलिए कि जो भी खामियाजा भुगतना पड़े, कोई भी वेदर टेरेन कंडीशन में रहना पड़े, वो होगा। जहां तक सरकार का सवाल है, आप देखिए पिछले कुछ साल में और खास तौर पे इस दशक पे मैं बार बार बोलता हूं कि बिना कुछ शोबाजी किए रोड बन रहे हैं, टेलीपोर्ट्स बन रहे हैं, टनल्स बन रहे हैं और काफी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, ना केवल गर्मियों के माह में बट सर्दियों के माह में भी। तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ही एक उचित एक कार्य है जो हमारी सरकार जहां पूंजी निवेश करके सेना की पोजीशन को दृढ़ बनाने में एक संकल्पित रूप से चल रही है। दूसरा, आप देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इन दोनों के बीच में जो बोलचाल है वो काफी एक कलेक्टिव स्वरूप में आया है पिछले 7-8 साल में, और जो एक सराहनीय चीज है, क्योंकि आप देखेंगे चीन में हर चीज पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल कमिश्नर है, सब कुछ है, वो आगे फॉरवर्ड में रहते हैं। हमारी ऐसी व्यवस्था नहीं है, बट हमारी लैंग्वेज एक हो गई है। दूसरा, मैं ये बोलना चाहूंगा, जहां तक एलएसी का सवाल है, किसी भी कीमत पे, ये मैं आपको बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोल रहा हूं, चाइना को मैं देख रहा हूं पिछले 30 साल से। मैं एलएसी के पास एक जीवन के रूप में भी था, ग्रेड 1 अफसर के। मैंने काफी कुछ कारनामे किए हैं जो कि फौजी तौर तरीके और कूटनीति से हटके भी हैं। मैं आपको ये कह सकता हूं कि चाइना के इंटरेस्ट में ये है ही नहीं कि वो सारे बॉर्डर रेजोल्यूशन भारत के साथ करे आज के डेट में, क्योंकि जो उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, जो उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ है, कैपेबिलिटी है, उसको देखते हुए अगर मैं भी चाइना की तरफ होता और मैं भारत की तरफ देखता, तो मेरे हित में नहीं है कि मैं सारे बॉर्डर को रेजोल्यूशन को प्राप्ति की तरफ जाऊं। सेम कंडीशन है जो रूस और चीन की थी, बट रूस क्योंकि एक बहुत ही पावरफुल नेशन था, न्यूक्लियर स्टेट था, तो उसने जो अपनी मांशा थी, रेजोल्यूशन थे, वो करवाए। भारत का भी समय आएगा, बट वो समय आज नहीं है। आज समय ये है कि किस तरह से बॉर्डर पे दृढ़ हो, बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, किस तरह से फोर्सेस की अक्रीशन हो। आपको याद है गलवान हुआ, गलवान के बाद क्या क्या हुआ, तो आपको दर्शकों बताता हूं। एक चीज और हुई कि हम समझे अपनी नीति में कि किस तरह से कुछ फोर्सेस जो कि हमारे वेस्टर्न फ्रंट पे एक्स्ट्रा थे, उसको निकाल के हमने कैसे डिप्लॉय किया अपने ईस्टर्न थिएटर में। बिल्कुल, और तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमने की हैं। बिल्कुल, और वाकई ये सारे पहलू जो हैं वो इस पूरे डेवलपमेंट के मद्देनजर समझना बहुत जरूरी था और इसको हमने समझा। हम बहुत शुक्रगुजार हैं सर, आप हमारे साथ बने रहे और इस पूरी चर्चा के हम कह सकते हैं कि 360 डिग्री एनालिसिस जो है वो आपने किया। इसको क्रिटिकल होके भी जहां देखना चाहिए वो भी। जी सर, कुछ कह रहे थे।
मैं कह रहा हूँ अभी 60 डिग्री बाकी है, 300 ही हुआ है, अभी बाद में बात करेंगे। आपका समय बिल्कुल कम है। जय सर, हिंद। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आपसे चर्चा करके। आगे भी इस तरह की चर्चाओं में हम आपको आमंत्रित करते रहेंगे। और हमारे सहयोगी जो हैं संजॉय चौधरी, उन्होंने भी इस पूरे मामले पर अपनी रिपोर्ट भेजी है, लगातार नजर बनाए रखते हैं। जरा वो रिपोर्ट भी देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स मीटिंग के लिए कजान पहुंच गए हैं। आज व्लादिमीर पुतिन रशियन प्रेसिडेंट के साथ पहला मीटिंग है, बायलैटरल मीटिंग। बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है क्योंकि रशिया के साथ यूक्रेन का लड़ाई चल रहा है। मोदी जी पहले पुतिन साहब को कहे हैं 21st सेंचुरी इज नॉट द टाइम फॉर वॉर, तो इस बारे बातचीत तो होगा ही, बायलैटरल भी बातचीत होना है। उसके बाद और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है, होने शायद है, वो है जी जिनपिंग के साथ। वो कब है अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है यह मीटिंग होगा क्योंकि LAC का जो प्रॉब्लम था वो लार्जली सॉल्व हो गया है। लेकिन अभी देखना है कब ये मीटिंग है। और ये छोड़ के भी बहुत ही सारे मीटिंग है। ब्रिक्स भारत ने कहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है भारत के लिए, और देखना पड़ेगा ये LAC का के बारे जो मीटिंग होगा जी जिनपिंग के साथ वो होगा या नहीं होगा, और कब होगा वो हम अनाउंसमेंट के लिए इंतजार करेंगे। ठीक है, तो तमाम चीज़ों पर नजरें हमारी भी नजर रहेगी और इसके बारे में हम आगे अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आपको ये चर्चा पसंद आई हो। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें अभी और हैं, आप ब्रेक के बाद जरूर जुड़िए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और बाजार में आज भारी गिरावट रही। इंडेक्स से लेकर ऑलमोस्ट हर सेक्टर में चौतरफा बिकवाली देखने को मिली। हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम बता रहे हैं कि आखिर इसकी वजहें क्या रही, बड़ी वजहें क्या हैं आखिर इस दबाव की। जी अभिषेक बताएं। जी, बाजार में देखिए एक एक करके सारे के सारे सपोर्ट धराशायी होते जा रहे हैं। पहले 24,800 टूटा और देखते देखते आज बाजार ने 24,500 के नीचे गोता लगा दिया। और आज की गिरावट के चलते नुकसान कन्विक्शन का भी हुआ है, क्योंकि आज अगर आप निफ्टी को देखेंगे 50 में से सिर्फ एक शेयर रहा चढ़ने वाला, वो था ICICI बैंक, जहां पर आधे % से थोड़ी सी ज्यादा की तेजी रही। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पूरी तरह से टिल्टेड था बिकवाली के साथ, क्योंकि NSE पर सिर्फ 200 शेयर चढ़ने वाले थे और उसके मुकाबले करीब 2400 शेयरों में आज हमने गिरावट देखी है। और आज के बाजार की गिरावट में जो बड़े शेयर थे उन्होंने प्रेशर बनाने का काम किया, जिसमें रिलायंस हो गया, TCS हो गया, SBI हो गया, HDFC बैंक भी दिन के निचले स्तर पर जाकर बंद हुआ है। और आज के सत्र में निवेशकों के बाजार में करीब 8.5 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। एक भी सेक्टर इंडेक्स ऐसा नहीं रहा जहां पर आज हमने तेजी देखी हो। आज खास तौर से अगर आप देखेंगे तो PSU बैंकिंग का खेमा बहुत ज्यादा निराश किया है। हमने करीब 4% के आसपास से गिरावट देखी। इसके अलावा हमने देखा कि ऑटो शेयर बाजार को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऑटो में फिर से हमने कमजोरी देखी है। और आज Hyundai इंडिया का IPO जो है लिस्ट हुआ, लेकिन लिस्टिंग इशू प्राइस के भी नीचे हुई और उसके बाद शेयर में हमने और ज्यादा गिरावट देखी है, करीब 5% के आसपास की। तो सेंटिमेंट वीक है। जहां पर नतीजे अच्छे आ रहे हैं, बाजार उनको थोड़ा रिस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन अगर नतीजे खराब आ रहे हैं तो पनिशमेंट बहुत ज्यादा मिल रही है। आज हमने रियल एस्टेट को टूटते हुए देखा है। DLF का शेयर करीब 5% टूटा। कैपिटल गुड शेयरों की जो बिकवाली है उस पर ब्रेक नहीं लग पा रही है। आज फिर से हमने BHEL के शेयर में गिरावट देखी। L&T का शेयर आज टूटा है। तो बड़े शेयरों का लीडरशिप का अभाव है और उसके पीछे कहने की वजह यह है कि पहला रीजन तो यह है कि नतीजे देखिए अच्छे नहीं आ रहे हैं। ओवरऑल अगर बाजार को चेक करेंगे तो बहुत कम ऐसी कंपनीज है जहां पर नतीजे अच्छे आ रहे हैं, तो उसका जोश बाजार से गायब है। दूसरी चीज यह है कि FIs की लगातार बिकवाली चल रही है। सिर्फ अगर आप अक्टूबर को ही देखेंगे तो करीब 85,000 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग आ चुकी है और अक्टूबर में एक भी दिन खरीदारी का आंकड़ा FIs की तरफ से नहीं आया है। तो बाजार को यह एक चिंता कहीं ना कहीं सता रही है। अब चीन से अच्छे कुछ आर्थिक आंकड़े आ रहे हैं, फंड फ्लोज मूव कर रहे हैं। बाजार में इस बात की टेंशन लगातार बनी हुई है। मिडिल ईस्ट में तनाव का माहौल बरकरार है। हालांकि कच्चे तेल के ऊपर बहुत ज्यादा उसका कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन सेंटिमेंट के लिहाज से एक डामाडोल करने वाली चीज वो जरूर है। और आखिर में फिर से कहेंगे कि वैल्यूएशंस
कहीं न कहीं बाजार के वैल्यूएशंस अभी भी महंगे हैं। बाजार बहुत तेज रफ्तार से चला था और अभी भी करेक्शन वाले जोन में ही बाजार कारोबार कर रहा है। तमाम एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि अब बाजार के लिए जो सपोर्ट लेवल हैं वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होके 24,300 पे आ गए हैं। 24,300 अगर टूटता है तो शायद 24,000 तक भी बाजार स्लिप करके जाए, क्योंकि बड़े शेयरों से सपोर्ट गायब है। मिड कैप स्मॉल कैप में भी हमें स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। आज वहां पर भी बिकवाली देखने को मिली। निफ्टी करीब 300 अंक आज टूटा और निफ्टी बैंक की बात करें तो 700 अंकों की भारी भरकम गिरावट हमने निफ्टी बैंक में देखी है। और निफ्टी बैंक में आईसीसी बैंक को छोड़ के बाकी सभी 11 शेयर आज कमजोरी के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स की बात करें तो 930 अंकों की भारी भरकम गिरावट, तो एक और कमजोर सत्र बाजार के लिए। और इसमें दिक्कत वाली बात यह रही कि बड़े शेयरों की भी बहुत तेज पिटाई हो रही है। शुक्रिया करेंगे अभिषेक आपका इस अहम एनालिसिस के लिए। बढ़ते हैं आगे। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर बीमा सेक्टर पर कितना असर होगा, यह जानने के लिए हमने बात की डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस के जॉइंट सेक्रेटरी प्रशांत गोयल से। हमारे सहयोगी अनुराग शाह की यह खास बातचीत देखिए। अभी आप अपने संबोधन में बता रहे थे कि पीएमजेजेबीवाई को एक बड़ा प्रतिशत मिला है, उसकी बड़ी वजह है कि सिंपल प्रोडक्ट था। तो क्या माने सर, और कौन से लाइन ऑफ बिजनेस में सरकार चाहती है कि इंश्योरेंस कंपनियां सिंपल प्रोडक्ट लेके आए जिससे इंश्योरेंस फॉर ऑल इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन को बढ़ाया जा सके? अब देखिए, मुझे तो ये लगता है कि इंश्योरेंस का हर एक फील्ड में किसी भी तरह का इंश्योरेंस उसमें सिंपल प्रोडक्ट की ज़रूरत है, क्योंकि जितना सिंपल प्रोडक्ट होगा उतना ही कस्टमर को समझाने में आसानी होगी। और जितना ही अगर कोई कस्टमर समझेगा तो उसका विलिंगनेस जो है लेने के लिए, उसकी जो इच्छा है वो बढ़ेगी। तो हमें तो ये लगता है कि अगर सिंपल प्रोडक्ट होंगे तो नेचुरली कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको लेने के इच्छुक होंगे। और सर, सरकार जो इंश्योरेंस एक्ट अमेंडमेंट पे तेजी से आगे बढ़ रही थी, तो क्या हम देखें कि निकट भविष्य में उस पे एक्ट अमेंडमेंट होता हुआ दिखेगा, या अभी और कुछ आप सजेशंस वगैरह ले रहे हैं और सभी पक्षों की एक रत बनाए में कर रहे हैं? देखिए, इंश्योरेंस एक्ट का अमेंडमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है। उसमें एक्ट में काफ़ी तरह की चेंजेस प्रपोज्ड है। उसमें नेचुरली कंसल्टेशन बनता है, तो अलग अलग लेवल पे कंसल्टेशन इसमें चल रहा है। तो उसमें क्योंकि इसमें कोई भी एक्ट में चेंज आएगा तो इसका पूरा इंडस्ट्री पे इफेक्ट पड़ता है। जरूरी नहीं है कि वो इफेक्ट पॉजिटिव ही हो। कई बार हम ऐसी कोई अमेंडमेंट कर देते हैं जिसका कोई नेगेटिव परिणाम भी होता है। तो इसके लिए कि वो उस तरह का कोई नेगेटिव रिजल्ट ना हो उसका, तो इसलिए कंसल्टेशन बड़ा जरूरी है। अभी हम कंसल्टेशन के फेस में इस फाइनेंशियल ईयर में देख सकते हैं वो एक्ट अमेंडमेंट पारित होते हुए। मतलब हमारी कोशिश है, लेकिन वो सभी डिपेंड करेगा कि किस तरह से इसके आगे मतलब कंसल्टेशन चलती है। चलिए, इसी के साथ स्वदेश खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।